बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ करंट। इसको समझने के लिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखी है। ये आपके पास दो कंटेनर हैं, इनको हमने पाइप के साथ आपस में जोड़ा हुआ है। इनिशियली ये है कि ये कंटेनर पानी से भरा हुआ है और ये एम्प्टी है। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि जैसे ही यहाँ हम इसका वाल्व खोलते हैं तो पानी यहाँ से इधर फ्लो करना शुरू कर देता है। मीन इस पाइप के अंदर वाटर करंट डिवेल्प होता है, पानी की फ्लो डिवेल्प होती है, पानी फ्लो करना शुरू कर देगा। और डेफिनेटली ये इनिशियली इसका करंट ज़्यादा होगा, वाटर करंट ज़्यादा होगा, और टाइम के गुजरने के साथ साथ इसका करंट कम होता जाएगा। अब एक ऐसा वक्त आएगा कि जब दोनों कंटेनर्स जो हैं उनमें पानी की मिकदार, पानी का लेवल जो है वो एक जैसा हो जाएगा। जैसे ही पानी का लेवल एक जैसा होगा तो इसकी फ्लो जो है रुक जाएगी, मीन वाटर करंट जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम ये दो चार्जेस लेते हैं, दो कंडक्टर लेते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब उनको आप एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, हायर पोटेंशियल से करंट जो है, मीन पॉजिटिव चार्ज से करंट जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब दोनों ही न्यूट्रल हो जाएंगे तो डेफिनेटली करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यानी कि जिस तरह यहाँ फ्लो जो है वो रुक गया वाटर का, इसी तरह चार्जेस का फ्लो जिसको हम करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, वो भी जीरो हो जाएगा। अब ज़रा सोचिए कि अगर हमने मुसलसल इस पाइप के अंदर से पानी को फ्लो करवाना है तो क्या करेंगे। तो ये मेरे जहन में जो बात आई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो ये है कि हम यहाँ एक वाटर पंप लगा देते हैं। अब वाटर पंप का जो सक्शन वाला पाइप है वो इसमें डाल देते हैं और डिलीवरी वाला पाइप जो है इसमें डाल देते हैं। अब होगा क्या कि ये पंप जो है इधर से पानी को सक करेगा, इसके अंदर डिलीवर करेगा, यानी कि पानी इधर से इधर जाना शुरू कर देगा। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि ये जो हमारा वाटर पंप है वो क्या करेगा, वर्क करना शुरू कर देगा। किसके ऊपर भी, पानी के ऊपर, यानी पानी को एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि इसका लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा, इसका लेवल अप होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से पानी जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और अगर इसका लेवल अब एक खास जगह पे मेंटेन हो गए, यानी कि इसका ये लेवल जो है वो बरकरार अब रहता है, इसका लेवल जो है वो बरकरार रहता है, तो पानी की फ्लो जो है वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। यानी कि पानी की जो फ्लो है स्टेडी हो जाएगी, एक जैसी रहेगी, ना इंक्रीज ना डिक्रीज। मीन इसका वाटर करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम किसी भी कंडक्टर के अंदर से, ये कंडक्टर का एक पीस है जो यहाँ हमने वायर लगाई थी, उसका एक पीस समझ लेंगे ये है। अगर इसके अंदर से मुसलसल हम करंट फ्लो करवाना चाहते हैं तो हम इसके साथ, यानी कि इसके दोनों एंड्स के साथ कोई करंट सोर्स अटैच करेंगे। तो यहाँ जिस तरह हमने बैटरी सेल लगा दिया, तो ये इसका हायर पोटेंशियल पे, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये क्या करेगा, ये ऐसे करेगा कि यहाँ से ये चार्जेस जो हैं फ्लो होंगे ऐसे, यानी कि ये बैटरी क्या करेगी, इधर से पॉजिटिव चार्ज को खींचेगी, इसको देगी, और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चार्जेस जो हैं वो फ्लो करेंगे बैटरी के अंदर से। जिस तरह यहाँ देखें पंप जो है उसके अंदर से पानी जो फ्लो होता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होता है, और एक्सटर्नल में क्या होता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो ये सर्कल जो है वो कंप्लीट होता है। बिल्कुल इसी तरह बैटरी के अंदर से चार्जेस लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि बैटरी वर्क करेगी चार्जेस के ऊपर, लोअर पोटेंशियल से खींचेगी, हायर पोटेंशियल की तरफ चार्जेस को प्रोवाइड डिलीवर करेगी। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि इस कंडक्टर के अंदर अब मुसलसल जो है वो करंट, स्टेडी करंट जो है वो फ्लो होता रहेगा। तो डेफिनेटली ये बैटरी जो है यहाँ कहलाएगी करंट सोर्स, यानी कि ये ऐसा डिवाइस है जो कि कंडक्टर के थ्रू करंट मेंटेन रखने का रिस्पॉन्सिबल है, यानी कांस्टेंट करंट या स्टेडी करंट जो है इसकी वजह से फ्लो हो रहा है। और ऑलमोस्ट इसका जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो इसके दोनों एंड के अक्रॉस जो डिवेल्प हो गया, जिसके रिजल्ट के तौर पर करंट इसमें से फ्लो होना शुरू हो गया। जिस तरह यहाँ लेवल का डिफरेंस इसने मेंटेन किया था, इसी तरह
यहाँ भी पोटेंशियल का डिफरेंस इसने मेंटेन किया है बैटरी ने, जिसकी वजह से इसमें करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो गया और ये कांस्टेंट फ्लो होता जाएगा जब तक ज़ाहिर बैटरी जो है पूरी तरह डिस्चार्ज नहीं होती। तो आमतौर पर बैटरी जो है लॉन्ग टाइम जो है वो काम करती हैं। तो बहरहाल कहना ये चाहता था कि ये बैटरी जो है एक्ट करती है लाइक अ करंट सोर्स। अब करंट सोर्स सिर्फ बैटरी नहीं होती, और भी होते हैं। चलो पहले यही देख लेते हैं कि बैटरी क्या करती है। और आपको पता है कि बैटरी भी दो तरह की होती है, बैटरी सेल जो है दो तरह के होते हैं। एक होते हैं चार्जेबल और एक होते हैं नॉन चार्जेबल। जिस तरह ये सेल लेके आते हैं आप क्लॉक वगैरह में डालते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो चार्जेबल नहीं होते। ऐसे सेल जो है उनको नाम देते हैं प्राइमरी सेल का। और आपका जो मोबाइल है उसके अंदर भी बैटरी है, वो चार्जेबल है, तो उसको हम नाम देते हैं ये सॉरी यहाँ सेकेंडरी लिखना चाहिए था, तो ये सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। जो चार्जेबल होते हैं वो सेकेंडरी, जो नॉन चार्जेबल होते हैं वो प्राइमरी सेल जो है बैटरी सेल कहलाते हैं। तो ये करते हैं क्या, ये बेसिकली इसमें केमिकल जो है होते हैं, तो केमिकल एनर्जी जो है ये कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से करंट जो है वो डिवेलप होता है। अब दूसरी बात जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी कि ये सारी की सारी हमारी जो जनरेशन हो रही है ऑलमोस्ट जो है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो भी वही जनरेट कर रहे हैं, यानी कि 70-80% तक। क्योंकि ये जो मुख्तलिफ हमारे सोर्सेज हैं, ख़ास तौर पर ये देखें ना, ये जो डीजल और ये क्या कहते हैं फर्नेस ऑयल के ऊपर जनरेटर चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली पैदा हो रही है। वो अलग बात है कि ये कॉस्टली पड़ती है, लेकिन बहरहाल इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो क्या करते हैं, उसमें मैकेनिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं। आप आपके घरों में भी अब तो जनरेटर हैं, जब क्योंकि ये लोड शेडिंग जब ज़्यादा थी तो उस वक्त तकरीबन हर घर वालों ने ये जनरेटर जो है वो ख़रीद लिया था। तो उसमें भी आप देखें कि उसमें दो हिस्से होते हैं, एक होता है उसमें इंजन और एक होता है उसमें अल्टरनेटर, जिसको जनरेटर कह देते हैं। तो इंजन जो है वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, घुमाता है जनरेटर को, और जनरेटर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह थर्मोकपल है। अब थर्मोकपल क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस उसको करवा देता हूँ। दो डिफरेंट मटेरियल जो है उनको आपस में एक एंड उनका ज्वाइंट कर देते हैं, और उसको मटेरियल मीन कंडक्टर मीन एक कॉपर वायर है और एक है आयरन वायर। तो ये देखें, ये एंड जो है अगर उसको हीट अप करते हैं तो इन दोनों के दरमियान जो है वो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। जहाँ गैल्वेनोमीटर लगाएं तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये जो हमारा ज्वाइंट हमने किया है दो डिफरेंट मेटल को, ये कहलाता है थर्मोकपल। तो थर्मोकपल क्या करता है, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये सेंसर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है आमतौर पर, ऐसे यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इससे बिजली हासिल नहीं करते। और सोलर सेल, ये अगर आप लोग बहावलपुर में रहते हैं तो कायदे आज़म सोलर पार्क है बहुत बड़ा, उसमें क्या है कि सोलर सेल लगे हुए हैं जो कि डिफरेंट क्या कहते हैं कि प्लेट्स के ऊपर जो है उनकी अरेंजमेंट की हुई है। तो जब सोलर एनर्जी जो है यानी कि एनर्जी फ्रॉम द सन, सूरज से लाइट हीट वगैरह उसके ऊपर पड़ती है, तो वो करती है कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करने वाले हमारे डिवाइसेस हैं सोलर सेल कहलाते हैं। तो ये भी करंट सोर्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि अगर किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है तो उसके असरात क्या होते हैं, या हम उसको करंट को किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है। तो उसमें 3 इफेक्ट जो है आपकी किताब में दिए हुए हैं। नंबर 1, जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर हीट अप हो जाता है। अब इसको हम नाम देते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट।
इसमें ये देखें होता क्या बेसिकली कि जब एक कंडक्टर को हम करंट सोर्स के साथ जोड़ते हैं तो ये बैटरी क्या करती है, इसको यानी ये जो हमारा कंडक्टर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा अपना मूव करना शुरू कर देते हैं, ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए पिछले आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन मूव करते ही रहते हैं उनकी, लेकिन इनकी नेट मोशन जो होती है कंडक्टर के अंदर वो 0 के बराबर होती है। लेकिन जब हम बैटरी के साथ इसको अटैच करते हैं तो क्या होता है, बैटरी जो है इलेक्ट्रिक अपना इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जब हिट करते हैं ज़्यादा एनर्जी के साथ लेटेस्ट पॉइंट्स के साथ यानी कि ये जो एटम है हमारे जिसको हम पॉजिटिव आयन कह सकते हैं कंडक्टर के, उनके साथ तो इनका ये जो एटम होते हैं इनका वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाता है। जब वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी जो है, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो डेफिनेटली अपनी एनर्जी का, और ये कोलाइड करते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है जब मूव करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हिट करते हैं किसको भी, एटम्स को, जिसकी वजह से क्या होता है उनका वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इन्होंने मीन पोजीशन तो नहीं छोड़नी है एटमों ने। तो एम्पलीट्यूड के बढ़ने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और टोटल एनर्जी जो है वो हीट जो है वो टोटल एनर्जी से हम डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो चूंकि उनके एटमों की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो हीट जनरेट करना शुरू कर देते हैं ये हमारे कंडक्टर जो होते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि ये हीट जो है किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 1, ये करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि करंट जो दुगना कर देते हैं तो हीट की प्रोडक्शन जो है 4 गुना हो जाएगी। अगर करंट जो है 3 गुना कर देते हैं तो हीट जो प्रोड्यूस होगी वो 9 टाइम हो जाएगी, 9 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। अब दूसरी बात जिसके ऊपर डिपेंड करता है करंट वो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो डेफिनेटली क्या होगा, वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, और अगर उसकी रेजिस्टेंस कम है तो हीट जो है वो कम प्रोड्यूस होती है। और तीसरी चीज़ है टाइम, कि हीट जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा देर तक हम करंट फ्लो करवाते रहेंगे ज़्यादा हीट पैदा होगी, कम देर के लिए करंट फ्लो करवाएंगे कम हीट पैदा होगी। तो अगर इसको देखा जाए तो ये देखें कि अगर बिल फर्ज ये मैं एग्जांपल एक ही दे देता हूँ, और वो है इलेक्ट्रिक लैंप जो पहले ज़माने में हुआ करते थे फिलामेंट वाले। तो ये लैंप का फिलामेंट है, इसके साथ जो है वो ये इसके सपोर्ट हुआ करती थी इस तरह, और इसका नीचे सॉकेट हुआ करती थी, और ये टर्मिनल जो है बाहर निकलते थे ऐसे। अब इसमें ये देखें कि पहली बात कि जब हमारी बिजली डिम होती थी तो क्या होता था, ये जो ग्लो करता था इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती थी, मीन इसकी जो हीट है वो पहले से कम हो जाती है। और डेफिनेटली अगर बिजली ना हो तो ये हीट ही नहीं होता, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होगा, इसमें करंट फ्लो ही नहीं होगा, हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे इसका हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते जाते हैं, करंट जो है वो इंक्रीज होता जाता है, तो हीटिंग इफेक्ट जो है इसके करंट के डायरेक्टली स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारा फिलामेंट जो है ये हीट अप होता जाता है और वो ग्लो करना शुरू कर देता है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये जो सपोर्ट हैं ये ग्लो क्यों नहीं करती, तो यह देखें ये दूसरी चीज़ यहाँ पे आ रही है कि हीट जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये जो फिलामेंट बनाया जाता है ये बहुत ही बारीक तार का बनाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस जो होती है कंडक्टर की वो डिपेंड करती है रेडियस के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। और दूसरी बात ये है कि ये जो मटेरियल होती है यानी जो इसको सपोर्ट कर रहा होता है फिलामेंट को, ये जो वायरिंग होती है, ये जो वायर होती हैं थिक वायर, ये जो है ये गुड कंडक्टर की बनी हुई होती हैं, जबकि ये भी कंडक्टर है लेकिन इसकी जो कंडक्टिविटी है वो इन वायर ये जो जिन्होंने इसको सपोर्ट किया हुआ फिलामेंट को,
उसकी कंडक्टेंस से इसकी कंडक्टेंस जो है वो कम होती है, मीन इसकी रेजिस्टेंस कम होती है, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। अब देखिए कि करंट तो एक जैसे ही फ्लो हो रहा है, जितना यहाँ से स्पोर्ट से करंट फ्लो हो रहा है उतना ही फिलामेंट से फ्लो हो रहा है, लेकिन फिलामेंट जो है वो ज़्यादा ग्लो करना शुरू कर देता है, ज़्यादा हीटअप हो जाता है, वजह उसकी कि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर हीट डिपेंड करती है वो इलेक्ट्रिक का रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर की। और तीसरी बात कि टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखेंगे एक इलेक्ट्रिक की केटल है, आप उसको ज़्यादा देर उसके अंदर पानी डाल के ज़्यादा देर के लिए आप उसको सोर्स के साथ अटैच रखते हैं तो पानी जो है ज़्यादा हीटअप हो जाता है, बॉयल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए करते हैं तो डेफिनेटली वो बॉयल नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि हीट जो है प्रोड्यूस होती वो टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर ये हीट जो प्रोड्यूस होती है जब किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो उनके ऊपर ये तीन चीज़ों पे ये हीट डिपेंड करती है। इसलिए हम कहते हैं कि हीट इज़ प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, या हम कह सकते हैं कि H इज इक्वल टू K I स्क्वायर RT। ये K जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है और SI यूनिट्स में यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल में K की वैल्यू 1 के बराबर होती है, यानी कि ये जब यूनिट है, ये यूनिट है, ये यूनिट है तो ये भी यूनिट होगा, यानी ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो K भी 1 के बराबर हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि H जो है हीट प्रोड्यूस जो होती है वो I स्क्वायर RT के बराबर होती है। इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं कि ये हमारे टोस्टर हो गए, इलेक्ट्रिक केटल हो गई, आयरन हो गई, तो इसमें क्या होता है हीटिंग इफेक्ट जो है करंट का वो इस्तेमाल होता है। तो ये फिलामेंट वाले बल्ब जो होते हैं उसमें भी यही हीटिंग इफेक्ट जो है करंट का इस्तेमाल होता है, यानी कि इसमें से करंट फ्लो होता है तो ये इतना हीट अप हो जाता है फिलामेंट कि वो ग्लो करना शुरू कर देता है, लाइट एमिट करना शुरू कर देता है। अब दूसरा जो इफेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि जब किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डिवेल्प हो जाता है। इसकी एग्जांपल आपके सामने ये कार्डबोर्ड ले लें, इसके अंदर से एक थिक कॉपर वायर जो है गुजार दें, इसको बैटरी के साथ अटैच करें तो करंट इस तरह फ्लो होगा। अब इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है जो कि कंपास नीडल से आप चेक कर सकते हैं। एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट जो आपको मैं बताता हूँ कि आप ऐसे करें कि ये एक कॉमन पिन ले लें, बल्कि एक छोटा सा रॉड ले लें, उसके ऊपर जो है एनेमल्ड वायर, वो वायर जिससे वाइंडिंग करते हैं उसको वाइंड अप कर दें और उसके दोनों जो एंड्स हैं दोनों को उसके जो टर्मिनल है उसको ज़रा साफ कर लें, उसके साथ आप बैटरी लगा दें यानी कि ये सेल लगा दें। अब वो जो रॉड है जिसके ऊपर हमने वाइंड अप किया हुआ है किसको भाई, एनेमल्ड वायर को, कॉपर वायर को, तो अब वो रॉड जो है आयरन रॉड आप किसी भी दूसरे आयरन के पीस के करीब लेके जाएंगे, मीन आप उसको ये जो कॉमन पिन है उनकी डब्बी के करीब लेके जाएंगे तो कॉमन पिन जो इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो जब भी आप पीछे से आप उसका करंट मीन बैटरी हटा देंगे तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा और पिन जो उससे अलग हो जाएंगी। तो ये आप खुद तजुर्बा कर सकते हैं। तो कहना ये चाहता था कि जब किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होता है तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर एक, अगर करंट इंक्रीज करते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, यानी कि इसकी बैटरी जो है उसको इंक्रीज करते जाते हैं, एक की बजाय 2 बैटरी लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं सीरीज में, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा। अब जब करंट बढ़ता जाएगा तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड ये इसकी सराउंडिंग में बना हुआ वो स्ट्रांग होता जाएगा। और दूसरी चीज इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है वो है डिस्टेंस। जितना कंडक्टर से डिस्टेंस दूर होता जाएगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि B जो है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो B इज प्रोपोर्शनल टू I ओवर R। तो यहाँ B इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के, इसकी यहाँ वैल्यू म्यू नॉट ओवर 2 पाई। आप इसको आगे जाके हम इसको देखेंगे कि ये के म्यू नॉट ओवर 2 पाई के बराबर कैसे आता है। बहरहाल B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई I ओवर R के बराबर होता है।
तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। बेसिकली क्या हुआ कि बी आई के ऊपर डिपेंड करता है, करंट के ऊपर डिपेंड करता है, और बी जो है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्टेंस कंडक्टर से इंक्रीज करते जाएंगे तो बी की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। अब तीसरा इफेक्ट जो है वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो पहले हम ये देखना चाहते हैं कि किसी भी केमिकल के अंदर करंट किस तरह फ्लो होता है। तो जाहिर है ये हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं, यानी कि पानी के अंदर सॉल्ट या एसिड वगैरह जो है उसको हम उसके चंद कतरे डाल देते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, इसमें करंट पास होना शुरू हो जाता है। याद रखें कि प्योर वाटर जो होता है वो इंसुलेटर होता है। जब उसके अंदर हम सॉल्ट या एसिड जो है डालते हैं तो उसमें आयनाइजेशन होती है, उन आयंस की वजह से ये इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए बेसिक चीज़ें क्या चाहिए, एक कंटेनर चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन चाहिए, इलेक्ट्रोड चाहिए और करंट सोर्स चाहिए। तो ये जो कंटेनर है उसको नाम देते हैं वोल्टामीटर का, और कंटेनर के अंदर जो हमने केमिकल डाला हुआ है ये बिल्कुल वाटर है, उसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट डाल दिया, तो इसमें कॉपर आयन और सल्फेट आयन जो है वो डिवेलप हो जाएंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। अब ये दो जो कंडक्टर हैं जो करंट को लीड करते हैं कि इसके अंदर से फ्लो करे, सॉल्यूशन के अंदर करंट फ्लो करे, तो ये दोनों जो कंडक्टर हैं ये प्लेट भी हो सकती हैं और रॉड भी हो सकते हैं। इनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोड्स का। और वो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच होता है उसको हम एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। तो ये जब करंट फ्लो होता है तो ये प्रोसेस जो है इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। अब हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं यहाँ, जिस तरह पहले मैंने पॉइंट आउट किया कि अगर इसमें हम कॉपर सल्फेट डालते हैं तो कॉपर पॉजिटिव आयन बन जाते हैं, सल्फेट नेगेटिव आयन बन जाते हैं। तो पहले तो ये देखें कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसके अंदर था, जब हमने इसको बैटरी के साथ जोड़ा तो कॉपर चूंकि पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे, और सल्फेट जो है नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं तो ये क्या कहते हैं कि एनोड की तरफ जो है ये मूव करेंगे। अब पार्टिकुलर जो आपकी किताब में एग्जांपल दी हुई है उसको डिस्कस कर देते हैं कि यहाँ हमारा कैथोड जो है वो भी कॉपर का बना हुआ है और एनोड भी कॉपर का है, यानी कि ये दोनों रॉड जो हैं या दोनों प्लेट्स जो हैं ये कॉपर प्लेट्स हैं। और इसमें यहाँ हमने डाला है इसके अंदर कॉपर सल्फेट, तो ये कॉपर के पॉजिटिव आयन, सल्फेट के नेगेटिव आयन। होगा क्या, जब हम इसको बैटरी के साथ अटैच करेंगे तो डेफिनेटली ये लोअर पोटेंशियल पे आएगा, तो पॉजिटिव आयन इस तरफ भागेंगे, तो कॉपर आयन जो है इधर चले जाते हैं। जब कॉपर आयन इधर जाएंगे तो क्या करेंगे, ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये न्यूट्रल हो जाएंगे, तो ये कॉपर आयन जो है यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। सल्फेट आयन क्या करेगा, सल्फेट आयन पे है नेगेटिव चार्ज, ये इधर मूव करेगा, जब इधर जाएगा तो ये यहाँ से क्या करेगा, कॉपर को यानी यहाँ से खींचेगा। ये 2 कॉपर यानी कि क्या कहते हैं कि कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे डिवेल्प होता है, यानी नतीजा क्या निकलता है कि यहाँ से, क्योंकि इसके ऊपर भी 2 नेगेटिव चार्ज था, तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लेगा कॉपर, तो ये कॉपर सल्फेट बन के दोबारा इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। या दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि यहाँ से कॉपर आयन इसने ले लिया है ये एनोड से, जब कॉपर आयन लेगा तो डेफिनेटली इसमें कॉपर की जो कमी वाकई होना शुरू हो जाएगी। तो ये उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि जब हम इसको बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो ये जो रॉड है कॉपर का जो एनोड के तौर पर काम करता है ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, इसके एटम जो हैं वो इसमें सॉल्यूशन के अंदर जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि कॉपर आयन जो है क्या करेगा, सल्फेट आयन क्या करेगा, कॉपर के आयंस को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ से निकाल लेगा। जब यहाँ से निकालेगा तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है, यानी कॉपर सल्फेट का लेवल जो है इस सॉल्यूशन के अंदर वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही कॉपर इधर गया, एक कॉपर इसने यहाँ से ले लिया, फिर सॉल्यूशन के अंदर उतने ही कॉपर सल्फेट के आयन बन गए।
कॉपर आयन और सल्फेट आयन बन गया, और फिर कॉपर आयन इधर चला गया, उसने यहाँ वो डिपॉजिट हो गया, यहाँ से नया कॉपर आयन जो है सल्फेट ने खींच लिया। तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा कि ये जो हमारा एनोड है ये डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, और इसके ऊपर कॉपर जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ से कॉपर आयन निकलते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से या बैटरी की वजह से ये इसके ऊपर कॉपर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। यहाँ से कॉपर निकल के इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि एक मटेरियल है, एक कंडक्टर है, उसके ऊपर हम दूसरे कंडक्टर की लेयर चढ़ाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जो ऑर्नामेंट हैं, जेवर हैं, उनके वो कॉपर के बना लिए हमने, उनके ऊपर हम गोल्ड जो है उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, ये जो एनोड है ये गोल्ड का बना देंगे, और ये बना देंगे किसका भाई, अपना यानी कि यहाँ पे ऑर्नामेंट रख देंगे, जेवर रख देंगे जो कि कॉपर का बना हुआ है। तो जब करंट फ्लो करवाएंगे तो ये गोल्ड जो डिजॉल्व होगा सॉल्यूशन के अंदर, और ये मूव करता हुआ इसके ऊपर डिपॉजिट होगा। जब इसके ऊपर डिपॉजिट होगा तो एक लेयर जो है वो जमना शुरू हो जाएगी कॉपर के ऑर्नामेंट के ऊपर। तो डेफिनेटली वो बन जाएगा क्या भाई, गोल्ड के ऑर्नामेंट में तब्दील हो जाएगा। ये आपने देखा होगा कि एडवर्टीज़मेंट आया करती थी ये ख़ास तौर पर संडे मैगजीन्स के अंदर, कि हम जो है से आपका यानी कि 10 ग्राम जो सोना आप दें तो उससे आप 100 ग्राम जो है वो सोने के जेवरात ये हासिल कर सकते हैं। 20 साल की गारंटी है। तो वो यही करते हैं कि ये जो सोने की जो लेयर है उसके ऊपर ऑर्नामेंट के ऊपर चढ़ा देते हैं। इसी तरह ये देखिए कि ये जो कीमती गाड़ियाँ होती हैं उनको रस्ट नहीं लगता, उनको रस्ट प्रूफ बनाया जाता है। तो वो कैसे बनाया जाता है? ऐसे किया जाता है कि जो फ्रेम होता है लोहे का उसको एक कंटेनर के अंदर रख दिया जाता है, और उसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रोड जो है ऐसे मटेरियल का होता है जो कि रस्ट को या जंग को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डेफिनेटली उसमें से जो यानी कि क्या होगा कि जो मटेरियल होगा रस्टिंग प्रूफ वो मूव करना शुरू कर देगा। जब करंट गुजारेंगे तो वो कार की बॉडी के ऊपर वो उसकी एक लेयर जो है वो डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर कार को या गाड़ियों को जंग नहीं लगता। तो ये प्रोसेस जो है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस कहलाता है। अल्लाह हाफिज़।